गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। सरकारें महिला सशक्तिकरण की और 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बातें करे जा रही हैं और जनता एनीमिया से मरे जा रही है। एक आंकड़ा देखें तो 57% महिलाएं अभी भी जो 15 से 50 साल 49 साल की एज के बीच की हैं वो एनीमिक हैं किसी न किसी तरह से। किसी न किसी माइल्ड, किसी को माइल्ड एनीमिया है, किसी को सीवियर एनीमिया है। और गवर्नमेंट बात करती है 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की, तो 80 करोड़ लोगों में 80% लोग एनीमिक हैं रूरल एरिया में, खास तौर पे कोई सीवियर कोई माइल्ड। तो अब आज हम बात करेंगे इस एनीमिया की कि ये कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताने का कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये एनीमिया जैसी समस्याएं बॉडी में आने लगती हैं। लेकिन फिर भी हमें देखना यही पड़ेगा कि लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए। अपने स्तर पे हम इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो आंकड़ों से चलती है और आंकड़े भी मेरे ख्याल से ठीक से नहीं देखते। जो पॉजिटिव चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट के रूप में गवर्नमेंट पेश करती है। तो सरकारों से शिकायत करने का तो हिंदुस्तान में रिवाज नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका क्या हाल होता है आप सब जानते ही हैं। तो हम सब अपने स्तर पे काम करने की कोशिश करते हैं। आज मैं एनीमिया कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और इन्हीं सब बातों पे आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। होप सो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी से कोई लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा हौसलावर्धन हम लोगों का पड़ता है, जिसकी कुछ ना कुछ जरूरत तो आदमी को पड़ती है कभी ना कभी। तो आइए शुरू करते हैं। रूरल एरिया में 80% लोग एनीमिक हैं। देखेंगे आप कभी गांव देहात में जाएंगे तो उनके चेहरे बुझे बुझे से जैसे तेजाब खाए से होते हैं, किसी भी चेहरे पे रौनक नहीं मिलेगी, खासतौर पर जो बेचारे किसान हैं। और किसानों की ये हालत इसलिए है क्योंकि अगर कोई आलू बो रहा है तो उसने अपनी टोटल जमीन में 100% में आलू आलू लगा रखे हैं। किसी ने गन्ना किसान है तो गन्ना ही उगाता है, कोई चावल किसान है, चावल का किसान है तो चावल ही उगाता है 100% जमीन में। तो ये जो कैश क्रॉप का जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में चला है, इसको हटाइए और जो अपने परिवार की रिक्वायरमेंट का जो भोजन में डेली की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाली फसलें आप बोइए, मिश्रित फसलें बोइए, मल्टीपल क्रॉप आप बोइए। कम से कम अपनी आवश्यकता के लिए तो आप अपना तिलहन, दलहन और मसाले, हल्दी, सब कुछ ये जो मसालों की कैटेगरी में आते हैं, सब्जियां जो आप घर पे उगा सकते हैं, पालक है, धनिया है, आलू है, गाजर है, मेथी है, बैंगन, मतलब एवरीथिंग हमारी जमीन में इतनी फर्टिलाइज है कि सब चीज हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम अपनी जमीन में पैदा कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं उसकी छोटी छोटी क्यारियां बना के अपनी जमीन में पैदा करें। किसानों के लिए तो इसका यही इलाज है। नहीं तो आपके चेहरे ऐसे ही रहेंगे तंबाकू खा के जैसे तेजाब में भुने हुए हो, तो उनका कोई रौनक आपके चेहरे पे दिखाई देगी नहीं, जब तक आके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और मल्टीपल क्रॉपिंग की कॉन्सेप्ट को लेकर अपने परिवार में, फैमिली में नहीं आएंगे। तो किसानों का सोल्यूशन तो यही हुआ, चावल जो सरकार देती है और गेहूं जो सरकार देती है उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की पूर्ति शरीर में नहीं होती है, तो उसके भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको ताजे फल और ताजी सब्जियां समय अनुसार, मौसम के अनुसार खरीद के जो भी सस्ते मिलते हैं वो जरूर खाने चाहिए। इन भ्रम में मत रहो कि केमिकल इतना आ रहा है, यूरिया इतना आ रहा है। भाई उसको फिल्टर करने का एक तो सबसे पहला प्रोसेस तो जो सब्जी और जो फल वो खा रहे हो उस फलों में ही है, वो मिनिमम उसको लेता है। और जो कीटनाशक ज्यादा यूज करते हैं लोग सब्जियों में, तो कीटनाशक के बगैर वो प्रोडक्शन पे उन पर फर्क पड़ता है, तो उसे आप साइड कर सकते हैं, वो इतनी चिंता के विषय नहीं है। हाँ, कुछ विषैले तत्व तो जरूर आजकल जो नदी के और नालों के किनारे पे सब्जियां उगाई जा रही है, हैवी मेटल्स जरूर आ रहे हैं, तो वो चिंता का विषय जरूर है। लेकिन फिर भी आप ना खाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी का ढूंढ के खाएं और आप उसका लाभ लें। तो अब बात करते हैं हम एनीमिया कितने प्रकार का होता है। और हमने बात करी कि ये क्यों हो जाता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको एनीमिया की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो एनीमिक स्तर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल आपका सही होना चाहिए, जो कि एक एडल्ट के अंदर 13 to 16 होना ही चाहिए, जो 13 से 50 साल के 60 साल के लोग हैं। और महिलाओं में थोड़ा परसेंटेज कम हो जाए, 12 से 14-15 तक भी चलता है, कोई इशू नहीं है। तो ये है आरबीसी और हीमोग्लोबिन का मामला। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमो आयरन कंटेंट को बोलते हैं, जो आयरन के आयन होते हैं। और आरबीसी एक डिस्क की तरह होती है, आरबीसी प्लेट की तरह होती है आपके, तो उसमें बड़ी बड़ी सॉफ्ट होती है ये एक्चुअली। इसमें प्लाज्मा बहुत ज्यादा 70% प्लाज्मा ही होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर, तो इसलिए हीमोग्लोबिन का जो है इसमें फिल होने की जगह उसमें बची रहती है। न्यूक्लियस लेस होती है आरबीसी की जो सेल होती है।
और इसकी लाइफ होती है 60 to 120 डेज के आसपास होती है। तो ये मरती रहती है, बनती रहती है बॉडी में। अगर आपका खान पान सही है तो इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको डेली, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है 7 धातुओं का, वो उसमें सबसे पहला यही आता है, रस के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये 7 धातुओं कॉन्सेप्ट है, 24 आवर बॉडी में चलता ही रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिक फायर आपकी एक्टिव रहती है आपको जिंदा रहने के लिए, और वो डाइजेशन की प्रक्रिया में चलता ही रहता है। एक बात और यहाँ ध्यान रखिए, जब भी कोई शरीर में थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं तो मेटाबॉलिक फायर के कारण थोड़ी बहुत ऐश डेवलप होती है। जैसे ही आप किसी चीज को जलाएंगे, भूनेंगे, तो उसका कितना भी सूक्ष्म रूप हो, जरा बहुत ऐश जरूर बाद में बनती है, राख जिसे हम बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक ऐश भी बॉडी में ऐसे ही बनती है। तो कहीं कहीं जैसे बाल भी हमारे हड्डियों के बनने की प्रक्रिया में ये बाल और नाखून आते हैं, तो इसी तरह से उसका कहीं ना कहीं यूरिक एसिड जैसे चीजें निकलती हैं, तो उसको डिस्पोज करने के लिए बॉडी में अपना सिस्टम बना हुआ है। आज हमारा फोकस है ब्लड एंड ब्लड के डिसऑर्डर्स पे। तो सबसे पहले इसमें एनीमिया आता है, और एनीमिया के प्रकार कितने होते हैं। आरबीसी मैंने बताया, ये एक सेल होती है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ये आरबीसी जो है ये एक कन्वेयर का काम करता है, जैसे ट्रक लॉरी होती है और उसमें सामान भरने के लिए कंटेनर रखा होता है, और कंटेनर है हमारा ये हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स में आता है और बॉडी के अंदर से CO2 भर के और लंग्स में छोड़ देता है, और यहाँ से ऑक्सीजन रिचार्ज ले लेता है। ये जो आयन है, इसमें एक आयन हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से चार्ज हो जाता है, और ये करोड़ों की संख्या में होते हैं इसमें, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के तत्वों को ग्रहण कर लेता है। तो जब ये चार्ज होता है हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी जो कन्वेयर का काम करती है, वो बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होते होते और पूरी बॉडी में आखिरी सेल तक आपके पहुंच जाती है, वहां न्यूट्रिशन और एनर्जी को पहुंचाती है आपके शरीर तक। तो ये आरबीसी और हीमोग्लोबिन का मैंने काम बताया। हीमोग्लोबिन आरसीबी का ही पार्ट है, लेकिन उसका काम अलग है। अब एनीमिया के टाइप की बात करते हैं। सबसे पहला होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर है तो आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो इसकी सिंपल सा है कि विटामिन बी रिच फूड आप खा लें, जो आपके दही, अचार घर में आसानी से मिल जाते हैं, जो फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में जो भी आप जानते हैं उसको आप ले लेंगे, तो आप इसका इलाज कर पाएंगे। या आप आजकल कैप्सूल भी थोड़े से इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, आजकल तो नेचुरल फॉर्म में भी आते हैं। तो पर्नीशियस की मैंने बात करी कि विटामिन B12, हाँ, कई लोगों में जो बॉडी के अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि वैसे लंबी होती है लेकिन नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसके अंदर क्या होता है, इलियम एक लास्ट वाला पार्ट होता है उसका। तो इलियम के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसकी कमी की वजह से ये जो है डाइजेस्ट होना ही बंद हो जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये लिपिड प्रोफाइल में और जो कंप्लीट ब्लड काउंट हम कराते हैं तो उनमें पता चल जाता है कि एनीमिया का कारण क्या है बॉडी के अंदर। तो अब सेकंड कैटेगरी में आता है हाइपोफेरिक एनीमिया। हाइपोफेरिक एनीमिया, ये जो हीमोग्लोबिन के अंदर से हीमो अगर गायब हो जाए, यानी कि आयरन कंटेंट कम हो जाए, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप नहीं खाते हैं, काले तिल वगैरह नहीं खाते हैं, गुड़ नहीं खाते हैं, तो ये कंटेंट आपका कम हो जाता है और ये आपका हाइपोफेरिक एनीमिया की कैटेगरी में आपकी बॉडी आ जाती है। तो अगर हम डिटेल्ड में इसको चेक कर लेंगे तो हमें ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी चीज से ही वो काम हो जाएगा, जो कि एक सुई से काम हो सकता है, तलवार करने का आवश्यकता नहीं है। अगर हमको अगर पता है कि हाइपोफेरिक एनीमिया हमको है, तो हम उसमें आयरन कंटेंट जो सब्जियों में, फलों में होता है, नेचुरल फूड में होता है, उसको आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे। दूसरा आता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया तो WBC कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो किसी डिजीज के कारण कम हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह आपको होता रहता है, तो उसकी वजह से हो जाती है। तो WBC की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के। थर्मोसाइटोपिनिया, ये प्लेटलेट्स काउंट, डेंगू के बुखार में अक्सर करते हैं हम लोग, चेक करवाते हैं प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट घट गए, गिर गए प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स काउंट भी थर्मोसाइटोपिनिया है। ये भी रेगुलर नहीं है, ये भी कभी कभार होता है इन्फेक्शन के दौरान, तो ये परमानेंट नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है आसानी से। और ये परप्यूरा भी एनीमिया की कैटेगरी में आता है। क्या होता है कि कभी किसी से हाथों पे काले धब्बे, बैंगनी रंग के धब्बे हो जाते हैं, रेड रेड धब्बे हो जाते हैं, तो वो धब्बे परप्यूरा एनीमिया की कैटेगरी में आते हैं। ये एक्चुअली स्राव का रोग है, और स्राव की जो समस्या है उसका आसानी से इलाज हम नेचुरोपैथी सेंटर पे कर सकते हैं। इनकी थेरेपी में आपको सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देने लग जाते हैं, और आप इसको महीना 2 महीना की थेरेपी करके और डाइट में थोड़ा ऑल्टरेशन करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये इजी है, ये कोई बड़ी परेशानी वाली नहीं। स्प्लीनिक एनीमिया के कारण होते हैं। स्प्लीनिक एनीमिया आपको मैनी टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में डेवलप होता है, तो स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और जो डेड सेल होते हैं उसके अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी वगैरह, उनको फिल्टर करके अलग करता है, और उनमें से आयरन का कंटेंट भी निकालता है। हीमो
को रिस्टोर कर लेता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीमो है उसको, आयरन को रीयूजेबल बनाने का काम भी स्प्लीन करता है और स्टोर कर लेता है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे लीवर आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, तो ये भी हीमो को आयरन के कंटेंट में कन्वर्ट कर लेता है और मॉलिक्यूल्स में, और उसको दोबारा से रिसाइकिल करके आरबीसी बनाने में उससे मदद मिलती है। तो ये काम स्प्लेनिक एनीमिया का है। तो आपको बार बार इन्फेक्शन से, बुखार के कारण, चोट के कारण, किसी कारण से, या स्प्लीन के रोगों से आपको बचा के रखना है अपने आप को। तो स्प्लीनिक एनीमिया, ये स्प्लेनोमेगाली नाम की एक बीमारी हो जाती है बार बार इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मलेरिया के इन्फेक्शन में खास तौर पे हो जाती है। तो उससे आप, जैसे ही आपका इन्फेक्शन ठीक होगा, एंटीबैक्टीरियल दवाइयां आप खाते हैं, ये नीम थेरेपी हम लोग करवाते हैं, तो नीम का जो चूर्ण या पत्तियां खिलाते हैं, तो उसको भी अगर आप सही तरीके से लेंगे तो ये आपका इन्फेक्शन चला जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपकी स्प्लेनोमेगाली की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो ये भी कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है और इनकी भी संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती है। डिस्कार्सिया में मिश्रित लक्षण होते हैं। डिस्कार्सिया भी एक एनीमिया है एक, लेकिन उसमें मिश्रित लक्षण आते हैं, उसमें पता नहीं चलता ये भी है, ये भी है, ये पता नहीं किस किस तरह का। लोग माल न्यूट्रिशन की वजह है एक्चुअली सारी, कि माल न्यूट्रिशन से आपको बचे रहना है, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करके और आपकी फूड की वैरायटी को आपको बढ़ाना है। और इसमें जो आजकल हम जलेबी फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में आता है, लेकिन आजकल जो बाजारों में ये चौराहों पे जलेबियां मिलती हैं वो फर्मेंट करके नहीं बनाते, ऐसे ही अपना मैदा घोलते हैं और क्या बोरिक एसिड या को सोडा किसे बोलते हैं वो डालते हैं उसमें और उसको खिला देते हैं आपको, तो वो फर्मेंटेड नहीं है। आपकी जो इंडियन टेक्निक है, पुरानी भारतीय खाने की जो पद्धतियां हैं, जैसे इडली वगैरह बनाते हैं साउथ में, तो उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप सोडा और ये केमिकल डाल के कुछ भी और उसको फुला देंगे, मतलब दिखने में ऐसा लगेगा ही जैसे फर्मेंटेड है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो उससे आप अवॉइड करें और अपने घरों में कुछ बनाने की कोशिश करें। तो ये मैंने एनीमिया से बचने के तरीके बताए, एनीमिया के प्रकार आपको वीडियो में बताए। एनीमिया कितने लोगों को देश में हो रहा है? 80% लोग किसी न किसी रूप में कभी ना कभी एनीमिया के शिकार हुए हैं और सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाते हैं। उस राशन की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी जो समस्याएं हैं दोस्तों, उसमें गलती किसी दूसरे की नहीं है, हम ही ने अपने जाल बुने हैं और उसी में हम खुद फंसे हुए हैं। तो मेरा सब जो भी किसान भाई हैं देश में, आज भी मैं सुनता हूं कि 70% से ज्यादा लोग खेती पे डिपेंड करते हैं, तो उन किसानों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध ये है कि मल्टीपल क्रॉप की फार्मिंग आप करिए। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजों को अपने खेतों में उगाइए। बस इस वीडियो में मेरा यही मैसेज है, और आप अपने चेहरे पे रौनक लाइए, अपने परिवार में रौनक लाइए, क्योंकि आप जब भी गांव देहात में जाओगे तो आपको 35 साल से ऊपर का आदमी, 40 साल से ऊपर का आदमी जो घर गृहस्थी के दबाव में है और प्रेशर में है, उसके चेहरे को आप देखोगे तो आपको लानत आएगी और रोना आएगा कि ये इतनी सी एज में और उस आदमी की हालत क्या हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, और यही मेरा उद्देश्य था कि इस वीडियो में आप समझें कि देश की 80% पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में एनीमिक है, या तो माइल्ड या तो सीवियर। तो उसको बचने का साधारण उपाय मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग करके आप कैश क्रॉप से बचिए, क्योंकि उस कैश क्रॉप से आप पैसे कमा भी लेंगे तो उनको डॉक्टरों को, अस्पतालों को दे के आएंगे, या जो बाकी की दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं उनकी पूर्ति के लिए आप बाजारों में दे के आएंगे उन पैसों को, तो उनका भी कोई लाभ नहीं है। तो आपकी दैनिक आवश्यकता की जितनी भी चीजें हैं उनको अधिकतम रूप से अपने घर में पैदा करने की कोशिश करिए, अपनी खेती में पैदा करने की कोशिश करिए। और एक आदमी अपने परिवार में, किसान ऐसा रखिए, उसकी इज्जत करिए, उसको पैसे भी दीजिए, खर्चा भी दीजिए, अगर वो कर सकता है, उसका इंटरेस्ट है तो उसको खर्चा भी दीजिए, उसका एहसान मानिए कि भाई आप खेती में करके सब परिवार की सेवा कर रहे हो, और परिवार की सेवा करोगे तो समाज की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी तो एटलीस्ट देश की सेवा होगी। तो हम अपने स्तर पे इतना कर सकते हैं, सरकार को कोस के कोई काम चलने नहीं वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।